अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली शाह है और मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग के साथ पिछले तकरीबन 4 साल से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुका हूँ सीनियर मैनेजमेंट लेवल पोस्ट पर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड में। मेरा मेजर जो सब्जेक्ट रहा है टीचिंग के दौरान वो अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी एजुकेशन की, तो मैंने एमबीए फाइनेंस से कंप्लीट किया है, बीएड किया है और आईसीए में इज़ इन प्रोसेस, इंशाल्लाह विल बी कंप्लीटेड सून। अच्छा, currently I'm working with the Pakistan Institute of Living and Learning as a consultant for digital remedial project, and I'm working with the Remedial Center Hospital and Nursing Home as a finance manager. आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। ये हमारा चैप्टर 2 है हेल्थ इकोनॉमिक्स का, जिसका चैप्टर 1 यकीनन हमारे मोहसिन भाई ने प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने, और उम्मीद है आप लोगों ने भी हमारी तरह उसको बहुत पसंद किया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले तो लेट मी शेयर माय स्लाइड्स विद यू, ताकि आप भी वो स्लाइड्स देख सकें और हम फिर उनको आगे मज़ीद डिस्कस कर सकें। जी, ये हमारा टॉपिक है द इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो कुछ इस वीडियो में शेयर करेंगे उसके मतलब आप क्वेश्चंस जो आपने पूछने हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हमारी ईमेल एड्रेस पर हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप अपने क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चंस का ऑन टाइम जवाब देंगे। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है जो चैप्टर 2 है हेल्थ इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। लेट्स गो थ्रू इट। ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो हम इसके अंदर क्या किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम समझ चुके होंगे या उनको डिस्कस कर चुके होंगे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है, कब से शुरू हुआ, क्या इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे ओवरऑल, और हेल्थ एंड इट्स डिटरमिनेंट्स के हेल्थ की मेजरमेंट और उसके डिटरमिनेंट्स क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ मेडिकल केयर एंड मेडिकल स्पेंडिंग्स with respect to Pakistan, healthcare, market structure, conduct and its performance, healthcare financing, role of pharmaceutical industry and health economics, and a little bit about systematic review. आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले हेल्थ इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको रिव्यू भी हो जाए और जहन में आ जाए कि हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है। हेल्थ इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम मेडिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं समटाइम्स, क्योंकि ये हमारी मेडिकल कंडीशन से या हमारी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड होती है। मतलब इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करते हैं कि हेल्थ के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं या मेडिकल के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने मेंशन किया है कि इट इज कंसर्न्ड, एक सेकंड में इसको ऊपर कर लो जरा। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है कि इट इज कंसर्न विद इश्यूज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वैल्यू एंड बिहेवियर इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर, या जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के दौरान। दिस इज ऑल्सो यूज हेल्थ इकोनॉमिक्स हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने के लिए और पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स को हासिल करने के लिए भी यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, किसी भी मुल्क के जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी लिहाज से अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जिन लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स उनको मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स की एक तारीफ ये भी है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने बहुत ज़्यादा जो हमारे डिमांड्स होती हैं, जो हमारी नीड्स होती हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए।
मसलन मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि हमारी जो इनकम होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। मसलन एक शख्स अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, तो ये तो हो गई उसकी इनकम, ये उसके रिसोर्सेज हो गए। लेकिन उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उसकी जो विशेस हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो उन विशेस को, नीड्स को कैसे फुलफिल करता है इसी अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स का इल्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है, इट इज़ नेम्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, PIDE। ये इंस्टीट्यूट 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था और फिर इसको ऑटोनोमियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया 1964 में। इस डिपार्टमेंट ने, या इस इंस्टीट्यूट ने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया 2012 में, हेल्थ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो हेल्थ इकोनॉमिक्स बना, हेल्थ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट बना, या जहां पर हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में प्रॉपर एक काम करना शुरू किया गया, वो 2012 में हुआ। 2012 से पहले पाकिस्तान को कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर काम नहीं करती थी। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी या ये जो एक सेक्टर है हेल्थ इकोनॉमिक्स का सेक्टर, ये पाकिस्तान में बहुत ही नया है और स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। 2012 में डेवलप हुआ है, तो कहा जाए कि अभी तक इसको 10 साल भी पूरा नहीं हुए, एक डिकेड भी पूरा नहीं हुआ, 8-9 साल हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो मेडिकल की फील्ड से है, लाइक किसी GP से बात कर रहे होते हैं, या जब हम किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से बात कर रहे होते हैं, तो उनके सामने जब हम हेल्थ इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ न्यू टर्म फॉर देम। वो बाज़ का थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि यार ये तो कोई नई चीज़ है, और वाकई ये पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में अभी तक एक न्यू चीज़ है। जबकि दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया में इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है। वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर अब हेल्थ इकोनॉमिक्स के सेक्टर में मास्टर्स करवा रही हैं, इवन PhD करवा रही हैं, PhD ऑफर कर रही हैं। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये ज़्यादा इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, चूंकि ये इसके ऊपर पाकिस्तान में ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कि जिसके ऊपर एक काम किया जा सकता है, अभी बहुत सारा काम किया जा सकता है। और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत रिसर्च का काम भी किया जा सकता है अभी। अगर हम बात करें कि इंटरडिसिप्लिन्स क्या है इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हेल्थ इकोनॉमिक्स आता है, फार्माको इकोनॉमिक्स आता है, टेक्नो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जिनमें से हमने हेल्थ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें एक पार्ट वो है जो पब्लिक सेक्टर हमारा संभाले हुए है, और एक हिस्सा वो है जो प्राइवेट सेक्टर संभाले हुए है। अच्छा, यहाँ पब्लिक सेक्टर से मुराद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, या देही सेहत मराकज़ हो गए, या गांव और देहातों में सेहत के मराकज़ होते हैं जिनको माँ और बच्चे की सेहत का मरकज़ कहते हैं, जच्चा व बच्चा सेहत मरकज़, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। या जिस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स में, लाइक मुख्तलिफ अजला में डिस्पेंसरीज होती हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जितना, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, या खान हॉस्पिटल हो गया, या LNH हो गया, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बहुत वेल इक्विप्ड है। इसी वजह से हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 70% हिस्सा उसको सर्व कर रहा होता है, या अनफॉर्चुनेटली उनको प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को ही या उन्हीं की सर्विसेज ही लेनी पड़ती हैं। जबकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, वो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है उनका नेटवर्क,
और इसके अलावा इतना वेल इक्विप्ड भी नहीं है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत कम लोग उसकी तरफ जाते हैं, और तकरीबन हमारा 30% पॉपुलेशन का वो हमारा पब्लिक सेक्टर सर्व कर रहा होता है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की, वो तो प्रोविंसेस की ही है। प्रोविंसेस को लुक आफ्टर करेगी फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जो एरियाज आते हैं, लाइक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आ गया, या जिस तरह हमारे जो इलाके हैं लाइक नॉर्दर्न एरियाज में, केपीके के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड हैं। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि जीबी जो है गिलगित बल्तिस्तान, वो भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया रहा है, या शायद अभी भी है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। कुछ अर्से पहले कराची को भी कैपिटल टेरिटरी में लेने के लिए की बात हो रही थी। अब पता नहीं उसका आगे क्या बनता है। तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया जो है, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर, जबकि प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेकिन उनको लुक आफ्टर करेगी फेडरल गवर्नमेंट वहां पर भी। स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। इसमें आता है इकोनोमेट्रिक्स, हेल्थ इकोनोमेट्रिक्स, फार्माको इकोनोमेट्रिक्स। ओके, अब तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है, इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस हो, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी लाइव क्लास नहीं है, अदरवाइज हम आपके लाइव क्वेश्चंस ले लेते और उनको लाइव हम यहीं पर आपको उनके आंसर्स करते। लेकिन चूंकि यह हमारी लाइव क्लास नहीं है बल्कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हो आपके, वो आप लिंक में मौजूद जो हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है उसके थ्रू आप हमसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भी हमसे कर सकते हैं। ओके, टॉपिक 1 खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, एंड दैट इज हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें, देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसको अभी हम आगे चल के सही से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, और कुछ लोग हो सकते हैं जानते भी हों ऑलरेडी इकोनॉमी हेल्थ ह्यूमन कैपिटल के बारे में। लेकिन जितना हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा और वो सस्टेनेबल होगा, खुद एक ह्यूमन कैपिटल भी अगर सस्टेनेबल होगा, अच्छा होगा, और जितना वो बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल रहेगी और वो भी बढ़ती चली जाएगी। आपका ह्यूमन कैपिटल अगर डिक्रीज होगा, तो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये इन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे से। पर्पस क्या है इसको समझने का, कि हम क्यों हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझें, इसको क्यों हम अंडरस्टैंड करें। हाँ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है हेल्थ और पर कैपिटा जीडीपी के दरमियान। पर कैपिटा जीडीपी होपफुली सब लोग जानते होंगे, और इन दोनों के दरमियान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। यानी लॉन्ग टर्म में आपके पब्लिक, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले लोग जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, और जितने ज़्यादा उनकी एज होगी, एवरेज एज जितनी ज़्यादा होगी, जितने वो हेल्दी होंगे, उतने आपका पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ता ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बढ़ेगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए, हमें समझना पड़ता है हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसे कि हम जानते हैं, और इस्लाम में भी कहा गया है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और ये वाकयान कभी अगर गौर करें, तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बल्कि हज़ारों रुपए की नेमत है, लाखों रुपए की नेमत है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं होती तो आपकी वेल्थ ज़ाया होना शुरू हो जाती है। आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपकी वेल्थ उस पर लगानी पड़ती है, और अगर आप हेल्दी होंगे तो आपकी वेल्थ भी जो है वो सिक्योर रहेगी।
एटलीस्ट उस चीज़ पर खर्च नहीं होगी कि आपके इलाज मुआलजे के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होगी। ओके, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें कि इम्प्रूव्ड हेल्थ और इकोनॉमिकल ग्रोथ की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो ये टू वे रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं एक हाथ दे एक हाथ ले। जब आप जितना अपने माशरे को, अपने एक सोसाइटी को जितनी इम्प्रूव्ड हेल्थ देंगे, एक गवर्नमेंट जितनी इम्प्रूव्ड हेल्थ अपने सोसाइटी को प्रोवाइड करेगी, उतना ही इकोनॉमिकल ग्रोथ वहां से वो गेन करेगी। अच्छा, जितना अनइम्प्रूव्ड या जितना अनहेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, या जितनी आपकी पब्लिक अनहेल्दी रहेगी, उतना ही आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी डिक्रीज रहेगी, वो ग्रो नहीं कर सकेगी वो। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से एक इंडियन न्यूज़पेपर ने इस पिक्चर के जरिए से डिफाइन किया था। देखें, यहाँ पर क्या है, एक गमले के अंदर उन्होंने ह्यूमन कैपिटल उगाने के लिए डाला, मतलब ह्यूमंस हैं जो कि काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। इसको हेल्थ दे रहे हैं और न्यूट्रिशन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छी ग़िज़ाएं और हेल्दी उनको लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, या हेल्दी उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये दो चीज़ें प्रोवाइड करती है तो ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है। जब ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है तो ऊपर ये जो साइन है, ये इंडियन रुपी का साइन है, तो इसका मतलब फिर आपका रुपया भी ग्रो करेगा, ये आपकी इकोनॉमिक्स भी ग्रो करेगी। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल से तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इन स्लाइड्स के अंदर इसको ऐड, सॉरी, इन स्लाइड्स में इनको ऐड कर दिया। ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एसेट्स की डेफिनेशन इंशाल्लाह सब जानते होंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दूं। एसेट हर वो चीज जो किसी कारोबार को चलाने के लिए लाजमी हो। आपका कैश आपका एसेट है, आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट है, आपका कारोबार को चलाने के लिए फर्नीचर जो आपको चाहिए होता है वो आपका एसेट है, आपकी बिल्डिंग आपका एसेट है। अगर कारोबार की अपनी है, बिजनेस है या जो भी है कंपनी है, अगर उसकी ये सब चीज़ें अपनी हैं तो ये उनके टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जबकि जिस तरह हमारा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इसी तरह ह्यूमन कैपिटल भी एक इंटेंजिबल एसेट है। या इसको हम कह सकते हैं कि क्वालिटी है, एक लोगों के अंदर वर्क करने की क्वालिटी, जो उनकी काम की क्वालिटी है वो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहीं किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर लिस्टेड नहीं होती है अभी तो। कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोटोकॉल को ऐसा बनाया नहीं गया कि जिसके जरिए से ह्यूमन कैपिटल को भी इनलिस्ट किया जा सके, उसको भी लिखा जा सके। यानी कोई कंपनी अपना चेक करे कि हमारा ह्यूमन कैपिटल कितना है, हमारे पास काम करने वाले कितने लोग हैं। मसलन एक कंपनी के पास 100 लोग काम करते हैं, अब उनकी कैपेसिटी क्या है काम करने की। ऑब्वियसली हर किसी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वर्कर्स होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा लेजी वर्कर्स होते हैं। तो उनकी हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक की कैपेसिटी काम करने की डिफरेंट डिफरेंट होती है। उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज को चेक करना, फिर उसको कन्वर्ट करना इनटू द इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना, इस तरह की कोई चीज अभी तक डेवलप हो नहीं सकी है फाइनेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। अदरवाइज वो भी मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस शीट के अंदर ह्यूमन कैपिटल को ले आते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर को इस तरह की टर्म प्रोड्यूस हो जाए, रिसर्च का दरवाजा बंद तो नहीं है, खुला हुआ है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। किसी वर्कर के स्किल्स कितने हैं, उसके एक्सपीरियंस कितना है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने कितने एक्सपीरियंसेस, और उसके स्किल्स क्या क्या है। इसके जरिए से उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, उनकी वैल्यू नहीं, उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है उस वर्कर की, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। दिस इंक्लूड्स एसेट्स लाइक एजुकेशन। किसी भी वर्कर की जो एजुकेशन है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्किल्स, उसकी हेल्थ एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉयर्स वैल्यू सच एज लॉयल्टी एंड पंक्चुअलिटी। ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, आप देखें, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ और लॉयल्टी और पंक्चुअलिटी, ये सब की सब इंटेंजिबल चीज़ें हैं, सारी की सारी इंटेंजिबल चीज़ें। तो अच्छा, फिर इनकी कैलकुलेशन एक बहुत ही मुश्किल मरहला है
कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट किया कैसे जाए और किन मेजरमेंट्स के ऊपर इनको कैलकुलेट किया जाए। मसलन हमने अगर लंबाई नापनी होती है तो लंबाई के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी चीज़ का वजन नापना होता है तो हम उसके लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी चीज़ की डेप्थ नापनी होती है तो उसके लिए मतलब मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं, आप जानते हैं। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को किस चीज़ में मेजर किया जाए, इनको पॉइंट कैसे दिया जाए, इनकी स्कोरिंग कैसे होगी, अभी तक ये भी हमें नहीं पता। और फिर इनको जब मेजर किया जाए तो फिर उसको कन्वर्ट करके मॉनेटरी टर्म्स में कैसे लाया जाए, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसके क्या मेजरमेंट होगा, क्या इसके स्केल्स होंगे, ये भी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। इसीलिए इन चीज़ों को अभी तक बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल हमारा बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी ये चीज़ें सब कैलकुलेट हो सकें, सारी की सारी ये चीज़ें, तो उसके ज़रिए से फिर हम एक मॉनेटरी टर्म, एक इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं और उसको फिर हम अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बना सकते हैं। एवरेज लाइफ की बात करते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में जो एवरेज लाइफ थी पाकिस्तान की, वो तकरीबन पिछले 40 साल में वो काफ़ी बढ़ गई, मतलब अच्छी हो गई है, थोड़ी बेहतर हो गई है पहले से। पहले हमारी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आज से 40 साल पहले, नहीं सॉरी आज से नहीं, ये 1990 की बेसिस पर है। 1990 में जो उससे 40 साल पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 51 ईयर्स। और उसके बाद फिर 1990 में यानी 40 साल के दौरान वो 65 ईयर्स हो गई, हमारी एवरेज लाइफ जो है वो 65 ईयर्स हो गई अब। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें डेवलपमेंट कंट्रीज में, तो वो बढ़कर, ओके सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, ऊपर जो है ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया का दिया हुआ है 65 ईयर्स। और ये डेवलपमेंट कंट्रीज में जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, यहाँ पर अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 63 ईयर्स हो गई है। ठीक है, मतलब ये इंक्रीजिंग साइड पर है, बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन कैपिटल का सिनेरियो देखा जाए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पर पाकिस्तान का नंबर है 136 आउट ऑफ 177। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पर पाकिस्तान का जो रैंकिंग है, पाकिस्तान का जो नंबर है वो 136 है। और जो टोटल उसमें नंबर्स हैं, टोटल काउंट है वो 177 है। तो इसका मतलब पाकिस्तान की सिचुएशन इस लिहाज से बहुत नागुफ्तबा है। ओके, पाकिस्तान हेल्थ एक्सपेंडिचर को अगर हम चेक करें पिछले तकरीबन 30 37 सालों में, 1970 से लेकर और 2007 तक के दरमियान, तो ये फ्लक्चुएट होती रही है 0.5% से लेकर 0.8% पर जीएनपी, 0.5% से 0.8% ऑफ जीएनपी पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन पर, जो कि बहुत मेरे ख्याल से कम है, इसको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 2006-2007 की बात करें तो पाकिस्तान में हेल्थ एक्सपेंडिचर जो रहा है वो 0.6% ऑफ जीएनपी रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स हेल्थ एक्सपेंसेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। अगेन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के सिनेरियो की, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी मुख्तलिफ ईयर्स में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी और मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या चल रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1960 में अगर हम देखते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 44 ईयर्स, यानी उस वक्त एक एवरेज लाइफ थी 44 ईयर्स। जबकि आउट ऑफ एवरी 1000 चाइल्ड, पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 139 बच्चे हमारे फोत हो जाते थे एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अच्छा, ये बढ़ते बढ़ते जब हम 1990 में आए हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई थी, यानी एवरेज लाइफ हो गई थी वहाँ 59 ईयर्स। जबकि हमारी मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स वो हो गया था 100, ये कम हो गया था और हमारी लाइफ एवरेज लाइफ बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद 2000 में हमारी एवरेज लाइफ 63 ईयर्स हो गई थी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 85 था फॉर एवरी 1000 चाइल्ड। जबकि 2006 में ये लाइफ हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ या एवरेज लाइफ जो है वो 65 ईयर्स रही है और मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स इज 78।
अगर हम वर्ल्ड वाइड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन में। पहले हम वुमेन की बात कर लेते हैं। इसमें हमें दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक 2010 का यानी ऑलमोस्ट करंट जो रेशियो चल रहा था जिस वक्त ये रिपोर्ट बनाई गई है और इसको इशू किया गया इस रिपोर्ट को, उस वक्त जो रेशियो चल रहा था उसका है 2010 का। और उसके बाद फिर ब्लैक में जो फिगर्स आ रही हैं, ग्रे में जो फिगर्स हैं वो 2010 की हैं, और जो ब्लैक में फिगर आएंगी वो 2030 की, यानी एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं कि एक्सपेक्टेड हमारी ये एवरेज लाइफ होगी वर्ल्ड वाइड। वुमेन की अगर हम बात करें तो इस वुमेन के लिए टॉप कंट्रीज, 5 टॉप कंट्रीज दी गई हैं, 5 बॉटम कंट्रीज दी गई हैं, यानी टॉप 5 में से बेसिकली ये टॉप 5 ही कंट्रीज हैं हमारे पास। सबसे टॉप पे जो इस वक्त है वो साउथ कोरिया है, जिसकी इस वक्त करंटली एवरेज लाइफ है वुमेन के लिए 84.23 ईयर्स, और दैट इज गोइंग टू बी 90.82 ईयर्स इन 2030। अच्छा, उसके बाद स्पेन है, फिर पुर्तगाल है, और सल्वेनिया है, स्विट्जरलैंड है। आप ये सब फिगर्स देख सकते हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ फिगर्स जो इनकी दी हुई हैं हर एक मुल्क की। ठीक है, इसी तरह हम अगर मैन की बात करें तो मेंस में सबसे टॉप लिस्टेड जो है वो स्विट्जरलैंड है, जहां पर इस वक्त जो एवरेज लाइफ है वो 80.01 ईयर्स है, जबकि इन 2030 दिस इज गोइंग टू बी 83.95 ईयर्स। हाँ, it's a huge difference, 83.95 year and 90.82 years for women, and for men 83.95 years. Great. अच्छा, जबकि कोरिया की है, मेरा ख्याल है कोरिया की ही सबसे ज़्यादा आ रही है। यस, कोरिया की 84.07 ईयर्स will be in 2030, and currently it is 77.11 ईयर्स। बाकी फिगर्स आपके सामने हैं, you can check them. Thank you very much. This is the end of our topic 2 of chapter 2. हमारी एक्नॉलेजमेंट है कि ये जो क्लास है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर ग्लोबल फाउंडेशन।